हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जेई मेंस एंड एडवांस के पर्सपेक्टिव से एक फंक्शन है जिसको अपन सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें इस तरीके के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले क्वेश्चंस इजीली फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से भी काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज अपन सिग्नम फंक्शन को ही समझेंगे। जैसे एक्चुअली में क्या होता है, इस तरीके से अपन किसी भी फंक्शन में अगर SGN लिख देते हैं, इसके अंदर कोई भी एक फंक्शन में लिख दूं, ऐसे फंक्शन को अपन सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर मान लो अपने को इस तरीके से कहीं पे दे रखा है, तो इसके 3 सिनेरियो हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला सिनेरियो है कि अगर इसके अंदर वाला जो ये इनपुट है ना, इसको अगर मान लो मैं कभी भी कोई भी एक वैल्यू ले लूं जो कि हमेशा पॉजिटिव आएगी, उस केस में इसका आउटपुट 1 आएगा। वहीं पे अगर इस इनपुट को मैं 0 रख दूं तो आउटपुट 0 आएगा। वहीं पे अगर इस इनपुट को मैं 0 से छोटी कोई भी वैल्यू यानी कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लूं तो इसका आउटपुट हमेशा -1 आता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर तुमको सिग्नम फंक्शन ऑफ 0.00000001 इसको निकालना है, तो ये बेसिकली 0 से बड़ी वैल्यू है, चाहे कितनी भी बड़ी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस सिचुएशन में इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। वहीं पे अगर इसमें ये वैल्यू माइनस साइन के साथ में होती तो अब आउटपुट -1 आ जाता, लेकिन जब एग्जैक्ट 0 रहेगी तो आउटपुट अपने को यहाँ पे 0 मिलेगा। अब अपन इसी फंक्शन का अगर मान लो ग्राफिकली इसको देखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि जब x = 0 है तो 0 रहेगा, और 0 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर अपन इसमें पुट करेंगे तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, और 0 को छोड़ के कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आउटपुट हमेशा -1 आएगा। इस तरीके से अपने पास में ये फंक्शन आएगा। और इसी फंक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन ऑफ x एक्चुअली में होता है mod x/x के। बेसिकली 2 तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो ये वाला तरीका हो गया, दूसरा ये हो गया कि जब x ≠ 0 तो ये हो जाएगा mod x/x, और जब x = 0 तो ये हो जाएगा 0। इस तरीके से भी इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे आगे चल के जब तुम इसको खोलोगे तो जब x > 0 होगा तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा तो 1 आ जाएगा, जब <0 होगा तो ऊपर वाला -x नीचे x, तो आउटपुट -1 आ जाएगा। अब यहीं पे इसकी कुछ और चीजें भी इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि अपने को ये फंक्शन दिख रहा है तो इसको क्लियरली अपन यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें, डोमेन एक्चुअली में क्या होता है, इनपुट, यानी कि जो भी अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं कि कोई वैल्यू पुट नहीं की जा सकती है, यानी कि सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा R। वहीं पे इसकी रेंज की बात करोगे तो इसकी रेंज में केवल और केवल 3 ही आउटपुट पॉसिबल हैं, -1, 0 और 1, ये आ जाएंगे। और अपन इनको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब अपन सिंगल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर करते हैं। अगर इंटरवल होता तो ओपन या क्लोज ब्रैकेट में अपन इसको लिख रहे होते। इसके अलावा और थोड़ी सी कुछ चीजें, अगर मान लो तुमको थोड़ा बहुत आगे का सिनेरियो पता है, जैसे डिसकंटिन्यूटी वगैरह, अगर नहीं भी पता है तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि डिसकंटिन्यूटी वो वाली पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है या फिर बिना पेन उठाए नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि ये ग्राफ अब 0 पे अगर देखोगे तो 0 के उधर तो 0 प्लस पे हम यहाँ पे जा रहे हैं, 0 माइनस पे यहाँ पे जा रहे हैं, और 0 पे यहाँ है। तो इस सिचुएशन में अपन इसको बोल देंगे कि ये फंक्शन एक्चुअली में डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? एट x = 0। और अगर कोई फंक्शन जिस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है उन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x = 0। और क्या बता सकते हैं? और अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअली में एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर मैं x की जगह -x पुट करूं तो ये माइनस बाहर आ जाता है। जैसे अब तुम यहाँ पे देख लो कि अगर मान लो तुम्हारे पास में x है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे समझा देता हूँ कि मैं यहाँ पे f ऑफ -x निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्नम फंक्शन ऑफ -x, और इस -x को ना मैं एक्चुअली में अभी के लिए t बोल देता हूँ। तो अपने को क्या पता है कि जब
टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आउटपुट 1, जब टी इक्वल टू 0 तो आउटपुट 0, और जब टी लेस देन 0 तो आउटपुट -1। अब देखो इसी चीज को अब अपन टी की वैल्यू, तो टी तो एक्चुअली में मैंने माना है, वापस से इसको पुट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो टी की जगह -x आएगा, तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा -x ग्रेटर देन 0। अब जब पूरी इनइक्वालिटी को तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x लेस देन 0, और यहां पे आ जाएगा -x इक्वल टू 0। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको सीधा x इक्वल टू 0 लिख दो। ऐसे ही यहां पे जब -x लेस देन 0 होगा तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाए, जो बेसिकली इसी का उल्टा हो गया। ठीक है, जो आउटपुट यहाँ पे लेस देन 0 में आ रहा था वो अभी ग्रेटर देन 0 में आ रहा था। ये बेसिकली अपने पास में, अगर मैं सारे के सारे आउटपुट्स को, इस वाले जो आउटपुट हैं इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना काम बन जाए। ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन अपन बोलते हैं। वैसे इसको ग्राफिकली भी देखा जा सकता है कि अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट यहां है तो उसका मिरर इमेज इस तरीके से अगर नीचे होगा सारे पॉइंट्स के लिए, तो ऐसे फंक्शंस को अपन बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि इस फंक्शन को काफी सिंप्लीफाई हमारे लिए कर देती। जैसे अगर मान लो कोई भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करके उसके बाहर सिग्नम फंक्शन दे रखा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले ना एक और चीज समझ लो कि हम एक्चुअली में यहाँ पे क्या अभी समझे, हम पूरा यहाँ पे समझे कि जब यहाँ पे x हो, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जब यहाँ पे x ना हो, तो इस पे अगर कोई भी इसके अंदर स्टार वाली वैल्यू है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी एक स्टार वाली वैल्यू है तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि जब इसका आउटपुट 1 होगा जब ये स्टार वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसका आउटपुट 0 होगा जब ये स्टार वाली वैल्यू 0 होगी, और इसका आउटपुट -1 होगा जब ये स्टार वाली वैल्यू लेस देन 0 होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं लिखूं तो यहां पे अपन ले लेते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ e की पावर x। ठीक है, तो अब जब e की पावर x ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में इसका आउटपुट 1 आएगा, जब e की पावर x 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, जब e की पावर x लेस देन 1 होगा तो आउटपुट -1 आएगा। लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि e की पावर x की वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू अपने पास में यहाँ पे देखो, जब x की जगह 0 भी रखोगे तब भी e की पावर 0 यानी कि 1 ही अपने पास में हो जाएगा, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसे ही ये वाला, क्योंकि e की पावर x यानी कि 2.71 की पावर अगर तुम कोई भी रियल नंबर पुट करोगे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि नीचे वाला केस भी कभी ट्रू नहीं होगा, यहां पे वैसे 0 आता, ये भी कभी ट्रू नहीं होगा, तो केवल और केवल इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी के अलावा ऐसे भी हो सकता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू अपने को दे रखा है सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। जब अब यहां पे इसको अपन कैसे लिखेंगे कि भाई इसका आउटपुट 1 हो जाएगा कब, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, इसका आउटपुट 0 हो जाएगा जब साइन एक्स जो है 0 हो जाएगा, इसका आउटपुट -x होगा, -1 होगा जब साइन एक्स का आउटपुट लेस देन 0 होगा। इसको भी समझ लेते हैं, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब कब होता है देख लो। देखो अगर तुम यहाँ पे देखो इसको क्वाड्रेंट वाइज देख लो, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में एफ एक्स की बात करोगे, 0 से π/2 में अपन यहाँ पे 0 को कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, ओपन ब्रैकेट इसीलिए लगा है यहाँ पे, π/2 पे तुम चाहो तो क्लोज ब्रैकेट लगा दो। इस केस में जो साइन एक्स है उसका आउटपुट हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, वैसे पॉजिटिव ही रहता है पहले वाले क्वाड्रेंट में, है ना। तो अब पॉजिटिव के लिए साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 आती है। ऐसे ही दूसरे वाला केस ले लो कि π/2 से π, अब पाई को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि पाई पे 0 हो जाता है, तो इस केस में भी साइन एक्स पॉजिटिव रहता है, तो यहां पे फिर से 1 आ जाएगा। फिर थर्ड वाला केस कि पाई से 3π/2, इसमें साइन एक्स नेगेटिव रहता है तो इसका नेगेटिव आउटपुट रहेगा, तो सिग्नम फंक्शन के अंदर नेगेटिव कोई भी वैल्यू रहेगी तो आउटपुट हमेशा -1 आएगा। सिमिलरली 3π/2 से अगर मैं 2π पे जा रहा हूं, यहां पे भी एफ एक्स की वैल्यू -1 अपने पास में आ जाएगी। ये सारी चीजें जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि डायरेक्टली सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स वाला टाइप का क्वेश्चन तो बहुत रेयरली ही पूछा जाता है। अब ये अपने पास में हो गया, इसी तरीके से अपन इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाली प्रॉपर्टी पे जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था कि अगर मान लो अपने कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में दे रखी हैं
तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम x को 2 ले लो और y को -1/2। अब अगर तुम दोनों का अलग अलग निकालोगे सिग्नम फंक्शन की वैल्यू तो इसकी 1 हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो इसकी -1 हो जाएगी। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट -1 आएगा। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड की अगर बात करोगे तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बेसिकली सिग्नम फंक्शन ऑफ -1 जिसका आउटपुट -1 होता है। दोनों एक्चुअली में इक्वल है, इसी वजह से ये हमेशा इक्वल होता है। अब यहीं पे एक और प्रॉपर्टी है ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से आगे चल के क्वेश्चंस अपने पास में कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। इसका कहना क्या है कि अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर भी सिग्नम फंक्शन दे रखा है तो फिर चाहे फिर ऐसे लिखा हो सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन, इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे सिग्नम फंक्शन, यहाँ पे एक्स, और ये बंद हो गया। इसको तुम इतनी बार मान लो, जिस ईयर में तुम जेईई का एग्जाम देने वाले हो, मान लो 2027 में दे रहे हो तो 2027 टाइम सिग्नम फंक्शन लिखा है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, अब इसके बारे में तो अपने को पता ही है ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं। 2 लूंगा तो अपने को पता है कि अंदर वाला वैल्यू जो ये है, जब x पॉजिटिव होगा तो ये आउटपुट 1 देगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आउटपुट देगा। जब x नेगेटिव होगा तो ये आउटपुट भी नेगेटिव देगा। इसी वजह से इसका आउटपुट सिमिलर आ रहा है। और इसके 3 ही केस हैं, या तो -1 रहे, या 0 रहे, या 1 रहे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जब हमने यहाँ पे सिग्नम फंक्शन ऑफ सिग्नम 2 अगर मान लो मैं ले रहा हूँ तो ये बेसिकली सिग्नम फंक्शन ऑफ 1 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहीं पे तुम चाहो तो -1/2 लेके देख लो, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ -1/2 जिसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे -1 और इसका आउटपुट -1। तो बेसिकली, और चाहो तो तुम यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि डायरेक्टली सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती, वो 1 आती। दोनों सेम है। यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे भी देख लो, सिग्नम फंक्शन ऑफ -1/2 की वैल्यू क्या आई, -1। ये दोनों भी सेम। तो ये टाइप की चीजें हैं जिसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जिसमें पहला क्वेश्चन अपने को काफी इंटरेस्टिंग सा दे रखा है, रेंज के बारे में बात कर रहा है। अब जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया कि सिग्नम फंक्शन के अंदर जो लिखा है अपने को ध्यान उस पे रखना है, कब वो पॉजिटिव है और कब 0 हो रहा है, कब नेगेटिव है। अब इसको देखोगे तो ये बेसिकली तुमको सीधा सीधा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका d<0 है। d<0 से क्या पता चलता है हमको कि नो रियल रूट, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। लेकिन ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमको क्या पता चलता है कि सिंस इसका a>0 है तो इसका ग्राफ इस तरीके से हवा में बनेगा, जिसका मतलब हमको बेसिकली यहां पे ये पता चल गया कि x की कुछ भी वैल्यू में डाल लूं, y का आउटपुट, y जहां पे अपन मान ले रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब आते हैं fx फंक्शन पे, जिसको मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये एक्चुअली में सिग्नम फंक्शन ऑफ y लिखा है, जहां पे y की वैल्यू >0 है तो आउटपुट हमेशा केवल और केवल 1 आएगा। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। अब चीजों को थोड़ा सा और मिक्स करते हैं कि अब अपन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लेके आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अपन यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए, जैसा कि मैं हालांकि तुमको यहाँ पे बोला हूँ कि ये फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि 0 पे x=0 पे फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है। तो इंटीग्रेशन अपन केवल कंटिन्यूअस फंक्शन का करते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो मेरे पास a से b कोई भी एक fx फंक्शन दे रखा है और a से b के बीच में कहीं पे ये fx फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो हम इसको a से c तक पहले लेते हैं, उसके बाद में फिर c से b तक लेते हैं, बस। अब यहां पे अपने को पता है कि ये वैल्यू 0 पे x=0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम इसको -1 से 0 ले लो और यहां पे आ जाओ, सिग्नम फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। यहाँ ये -x नहीं है, ये +x है। ऐसे ही फिर 0 से 3 ले लो और यहाँ पे सिग्नम फंक्शन ऑफ x dx कर दो। अब तुमको क्या पता है कि जब वैल्यूज -2 से 0 के बीच में रहेंगी, यानी कि हमेशा वैल्यूज नेगेटिव रहेगी, तो उस केस में इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा -1 आएगा और इसका इंटीग्रेशन अब तुमको कर देना है। ऐसे ही 0 से 3 में पॉजिटिव है तो हमेशा इसका 1 रहेगा। अब यहां पे देखोगे तो -1 यहां पे आ गया x, जिसमें -2 से 0, यहां पे आ जाएगा 1 बाहर, यहां पे x, ये 0 से 3। इसको सॉल्व करोगे तो -1 बाहर है, 0 + 2 हो जाएगा, यहां पे 3 - 0 हो जाएगा।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -2 + 3 आ जाएगा, यानी कि 1 अपने पास में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, जब इस तरीके का सिनेरियो दे रखा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डायरेक्टली ऐड कर दो, जो आउटपुट आ रहा है वही एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है। लेकिन ये जो चीज है ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही यहां पे x बदल जाएगा सिनेरियो अपने पास में बदलने लगेगा। अब जैसे ये है, इसका तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो कि दोनों को तुमको बस ऐड करना है, ऐड करोगे तो 2026 तुम्हारे पास में, जो कि अभी अपनी करंट ईयर है, वो आ जाए। अब आते हैं मेन टाइप के क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं। अब अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो ही गया, तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसमें अपने को क्या है, सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये सब दे रखा है। फिर यहाँ पे बोला है कि π/2 वैल्यू नहीं ले रहे हैं, π/2 का कोई भी मल्टीपल अपन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं कि 0, पाई, π/2, 3π/2, इस तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और फिर ये लास्ट में सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया। तो तुमको क्या करना है, जैसा मैं अभी स्टार्टिंग में बताया उसी अप्रोच पे काम करना है। क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट वाइज चल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को क्या पता है, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कॉट एक्स हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सिग्नम फंक्शन के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इसका वैल्यू हो गया 4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं कि अपने को पता है साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, तो इसका तो हो गया 1, अगले वाले का हो जाएगा -1, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो -1 -1, इससे ये गया तो ये आउटपुट आ गया -2। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कहानी है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो शुरू के दोनों नेगेटिव, स्टार्टिंग के लास्ट के दोनों पॉजिटिव, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहानी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने पास कहानी कुछ इस तरीके से है कि कॉस ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो -1 + 1 -1 -1 ये आ जाएगा, इससे ये गया, ये -2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जितने भी रेंज के अंदर एलिमेंट्स हैं, रेंज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स अपने पास में आ रहे हैं, -2, 0 और 4, ये अपने पास में एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। अब सबका अगर मान लो अपने को सम करना है, क्योंकि भाई सेट है, अब वैसे सबका सम करते तो 0 आता, लेकिन सिंस यहाँ पे सेट है, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो अब अपने पास में इन सबका सम अगर करोगे तो -2 को केवल एक बार लिखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बच जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब आते हैं फाइनल जो डरावना दिखने वाला क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है कि इस तरीके से अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, जिसमें मॉडुलस फंक्शन भी दिया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दे रखा है, सिग्नम फंक्शन भी दे रखा है। अब काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन लगता है, लेकिन उतना इम्पॉसिबल है नहीं। अब हमको यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस सबसे पहली चीज़ वही कर लेते हैं हम, कि ना मैं एक्चुअली में बार बार ये सब लिखना नहीं चाहता फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो मैं ना इसको t मान लेता हूँ, इस वाली वैल्यू को मैं मान लेता हूँ t। तो एक्चुअली में अब केवल मैं इसी पार्ट पे फोकस रख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे आ जाएगा t, और इसमें क्या आ जाएगा 1/√ऑफ मॉड ऑफ ln t, ये अपने पास में है, ठीक है। इस वैल्यू को ना मैं ये मान लेता हूँ y एग्जाम्पल के लिए। अगर मैंने ये मान लिया तो अब मैं यहाँ पे log ले लेता हूँ दोनों साइड, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन log विद बेस e, यहाँ पे भी सेम कहानी कर देते हैं। जब अपन ऐसा कर रहे हैं, अब देखो अब क्या होगा, ये पावर जो है पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये मॉड ऑफ ln t, और यहाँ पे हो जाएगा log या ln t, इसको लिख देता हूँ, और ये अपने पास में हो गया ln y। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं ना इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको y यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहता हूँ, डिनोमिनेटर से मैं चाहता हूँ रूट हट जाए, जिसके लिए मैं डिवाइड में ln t इससे डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे ही √ऑफ मॉड ऑफ ln t इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से अगर अपन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में अब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अपने पास आ गया ln t, और यहाँ पे आ जाएगा √ऑफ मॉड ऑफ ln t, और डिवाइड में आ गया, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ln t का मॉड, और ये आ गया ln y के बराबर, तो ये आ गया अपने पास में ln y। अब
अगर मान लो मेरे पास ये ln y आ गया है तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अब देखो, अब चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे जो मेन पंगा होगा वो ये वाला होगा कि सिंस अपने पास में ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इस फंक्शन में सबसे पहले तुम डोमेन पे आ जाओ। डोमेन पे आने के लिए तुमको यहाँ पे क्या पता है कि जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, इसका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन ये लॉग के अंदर लिखा है, लॉग के अंदर इस तरीके से अगर x लिखा होता है तो इस x के बारे में अपन क्या बोलते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जिसका मतलब 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 0 अगर नहीं हो सकता तो ये जो लिखा है ये भी 0 नहीं हो सकता, जिसका मतलब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसके रिस्पेक्ट में जो डोमेन निकल के आ रहा है वो 0 से 1 का ओपन ब्रैकेट आ रहा है। अब एक और चीज देखो कि मेरे को मॉड हटाना है, ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर पाएंगे। जिसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली में ना जब x की वैल्यू या इसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, मेरे पास log लगा है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे अगर बात करोगे तो ln x का या ln t का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जहां पे ये वाली जो वैल्यू है ये 1 होती है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस सिचुएशन में ग्राफ ये है, जिसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो आउटपुट है वो एक्चुअली में नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इसके आगे रूट भी लगा है, इसी वजह से मॉड लगा है, क्योंकि रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। तो अगर यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो ये जो मॉड है ये एक्चुअली में ऐसे खुलेगा, यानी कि मॉड ऑफ लॉग ये वाला वैल्यू जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस, इसके, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास जो ये ln y लिखा है यहां पे ऊपर तो क्या आ जाएगा ln t, ठीक है, उसके साथ रूट में आ जाएगा, इस वाले को अभी मत बदलो, ठीक है, और नीचे वाले को बदल दो क्योंकि हम यहां पे बेसिकली कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो यहां पे आ गया माइनस ln t, जिससे क्या हो जाएगा, इससे चला जाएगा ये, तो बेसिकली तुम्हारे पास माइनस रूट ऑफ मॉड ऑफ ln t ये आ गया। अब अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो y की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर माइनस रूट ऑफ मॉड ऑफ ln t, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, t की वैल्यू को वापस से उठा के रख दो जो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इस पे मॉड, ये y की वैल्यू है, जिसका मतलब इस पूरे की वैल्यू है। अगर ये पूरे की वैल्यू है और ये वैल्यू भी सेम ही है, ये भी तो वही लिखी है जो ये है, जिसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली इधर आ गया 0, यानी कि सिग्नम फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये अपने पास में 0 आ रहा है। अब अपने को ये भी पता है, क्या पता है कि सिग्नम फंक्शन ऑफ स्टार वैल्यू अगर 0 है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये इसके अंदर जो स्टार लिखा है वो 0 होगा, तभी ये भी 0 हो पाएगा। अदरवाइज तो जैसे 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये अगर है तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है, ये आउटपुट अपने पास में आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पता है इस फंक्शन के बारे में, इसका डोमेन अभी हमने निकाला था, जो क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू, जिसका मतलब यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे कि जो हमारे पास x फाइनली आएगा वो 0 से 1 आएगा, क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यूज हैं या फिर सॉल्यूशंस इनको बोल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बताना है, तो 0 से 1 के बीच में तो नंबर ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली इसी क्वेश्चन को कई सारे टाइप से फॉर्मुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे इंटरवल पूछ लेता, ये आ जाएगा। इसी में अगर मान लो पूछ लेता कि अब अपने को बताइए नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस, तो भी 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो भी 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो भी 0, क्योंकि है ही नहीं एक भी इंटीजर। किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और इस तरीके से ही जो सिग्नम फंक्शन है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि जेईई मेंस 2026 में भी एक क्वेश्चन जनवरी में पूछा गया था।
आई होप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो इसी तरीके की बाकी वीडियोस भी इसी चैनल पे मिल जाएंगी तुमको, वहाँ से जाके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर लो।